हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉमैन। और आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ करने से पहले हम समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स पहले से ही दिए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था। ठीक है, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए डाली गई क्योंकि आप केवल अधिकार ही मांग रहे हो लेकिन कर्तव्य के नाम पे कुछ करना नहीं चाह रहे हो एज अ सिटीजन, तो वो भी टोटली रॉन्ग है। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। ठीक है, जहाँ पर जो है राइट होंगे वहाँ पर ड्यूटीज़ भी होंगी। और जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं ये कोरिलेटिव हैं और इनसेपरेबल हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएं, मतलब अगर एंशियंट टाइम्स में देखें इंडिया में कैसे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो होती थी, वहाँ पर कर्तव्य की बात की गई है या धर्मा की बात की गई है। जब भगवत गीता में कृष्ण भगवान धर्म की बात कर रहे हैं तो वो धर्म हिंदू मुस्लिम या इन सब चीज़ों से नहीं रिलेट करता, ये कर्तव्य की बात कर रहा है। और भगवत गीता में कहा गया है कर्म ही पूजा है, तो कर्म को सबसे ऊपर रखा गया। तो इसलिए हमें अगर अधिकार पाने हैं तो कर्तव्य करना पड़ेगा। तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। पहली चीज़ है पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4 ए में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। इसका आर्टिकल है 51A। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर पे ए लिखा हुआ, मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर में अगर कोई चीज़ दी होती है तो दैट मीन्स कि वो एक अमेंडमेंट है। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। इसको बोरो किया गया यूएसएसआर और रसिया, मतलब कि यूएसएसआर को ही रसिया आप कहते हैं क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। मतलब ये यूक्रेन है या बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे इसी के अंदर थे। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जो रिकमेंड कर रही थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, बट जब अमेंडमेंट हुआ तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज़ ऐड की गई? 10। और बाद में एक ड्यूटी और ऐड की गई जिसको 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से 11 ड्यूटीज़ हो गई, टोटल 11 ड्यूटीज़ हो गई। और वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, बट इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जापान में भी हैं। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, मतलब ये कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं कराई जा सकती हैं। बट नॉट टूथलेस, मतलब ये टूथलेस नहीं है, मतलब दंत विहीन नहीं है। और ये अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी लॉ के थ्रू इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करा सकती है। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फिलॉसफी और कुछ जो है इसके फैक्ट्स हो गए जो आपको मेंस का आंसर लिखने में मदद करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं एक एक करके सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रही है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और होपफुली आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर दूंगा क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो इसमें ये ही नहीं है कि मैं कोई अगर आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ तो उसमें केवल मैं आर्टिकल पढ़ा के छोड़ दूंगा। मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा, उसको समझाऊँगा, उसके अलावा उससे रिलेटेड केसेस जो होंगे वो बताऊँगा और उससे रिलेटेड जो लॉ होंगे। इसलिए क्लास लंबी होती है, लेकिन तब भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो सारा जो भी पॉलिटी में है वो कवर हो जाएगा और साथ में केसेस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले जो है, सबसे पहले है ए में, ए से हो जाएगा अबाइड एंड रिस्पेक्ट। तो अबाइड क्या करना है? अबाइड मतलब होता है किसी चीज का पालन करना। अबाइड क्या कर रहे हैं? अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है या पालन करना है उसका। रिस्पेक्ट किस चीज की करनी है? रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दे रहा हूं, नेशनल फ्लैग की। अब ए से देख लेते हैं लॉ कौन सा आया। अभी मैं ए समझा रहा हूं, तो ये ए से देख लेते हैं लॉ कौन सा आया। तो इसमें अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे और इसको नहीं करोगे, तो आपको किस लॉ के तहत पनिशमेंट मिल सकती है? तो एक है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट 1971। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एक लॉ ये हो जाएगा, और दूसरा लॉ जिसमें पनिशमेंट मिल सकती है वो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो ये दो जो है लॉ हैं जिनके तहत आपको पनिशमेंट मिल सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग की नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया लॉ। इसके अलावा इसमें केस क्या आया? इसमें केस हुआ बिजॉय एमेनुअल केस, ठीक है। तो इसमें कौन सा केस है? बिजॉय इम्यूनल केस, ये 1986 का केस है, ठीक है। तो इस केस में कुछ जो है स्टूडेंट्स थे, तो जब नेशनल एंथम बजा तो उन लोगों ने गाया नहीं, लेकिन वो रिस्पेक्टफुली खड़े हुए। हाई कोर्ट ने तो उनको सज़ा दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बरी कर दिया और बोला कि गाया या ना गाया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो रिस्पेक्टफुली खड़े हुए, दैट्स मैटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो है मैंने लिखा है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रेड से हैं, कुछ आर्टिकल्स देखें, अल्टरनेटिव जो आर्टिकल्स हैं वो रेड पे हैं। रेड में इसलिए हैं ये जो प्रोविजंस हैं क्योंकि ये इसमें लॉ हैं, बट ये केवल एक रिमाइंडर या एक डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें कोई लॉ का फोर्स नहीं है। इन सब में जिसमें रेड है वो उनमें सब में लॉ का फोर्स है। मतलब अगर वो चीज़ें नहीं करोगे जो रेड में लिखी हैं उसमें आपको लॉ के थ्रू जो है पनिशमेंट मिल सकती है, जबकि बाकी जो रेड में नहीं लिखे हैं वो केवल मॉरल डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया बिजॉय एमेनुअल केस। केसेस ज़्यादा नहीं है, बट एक दो प्रोविजंस में केसेस दिए गए हैं, तो ज़्यादा केसेस नहीं करेंगे। हर एक प्रोविज़न पे हम केसेस नहीं करने वाले हैं, कुछ पे ही करेंगे। अब यहाँ पे लिखा चेरिश एंड फॉलो। भाई चेरिश एंड फॉलो क्या है? चेरिश एंड फॉलो किस चीज़ को करना है? इसमें तो क्लियरली लिखा है फॉलो। तो जो नोबल आइडियल्स हैं, नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो
नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो नोबल आइडियल्स थे, जो भगत सिंह जी ने दिए, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए, जो गांधी जी ने दिए, जो भीमराव अंबेडकर जी ने दिए, या फिर जो है लाल बाल पाल ने दिए, तो इनमें से जो भी नोबल आइडियल्स हैं तो उनको आपको चेरिश एंड फॉलो करना है, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो लेकिन ये केवल एक जो है मॉरल ग्राउंड है, मतलब मॉरल प्रोविज़न है, इस पे कोई लॉ नहीं है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपको उन आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि देश किस तरह आज़ाद हुआ और किन स्थितियों से निकल कर बाहर आया, तो आप देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, और आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें। तो ये आपका हो गया बी। अभी लास्ट में मैं इनको याद करने का तरीका बताऊंगा कैसे याद करते हैं। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, भाई अपहोल्ड और प्रोटेक्ट किस चीज़ को करना है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है आपको सोबर्निटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी को, ठीक है। तो इसको आपको मेंटेन करना है। तो इसमें कौन से लॉ हैं? तो इसमें लॉ तो हो जाएगा आपका आईपीसी। आईपीसी के अंदर 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, एक तो 124A जिसमें सेडिशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसा कोई काम करता है जो राष्ट्रद्रोह है तो उसके अगेंस्ट 124A लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका है 121 जो बता रहा है वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसके अगेंस्ट। तो ये दोनों लॉ, जो लोग भी इंडिया की सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये लॉ उससे डील करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी। अब डी देख लेते हैं, ठीक है। अब डी देख लेते हैं। तो डी में कुछ नहीं है, डी फॉर डिफेंड। आज से डी फॉर डॉग नहीं होगा, आज से डी फॉर डिफेंड होगा। तो ये देखिए, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज when called upon to do so, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको अपनी कंट्री की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है, और जब भी कंट्री की ज़रूरत पड़े तो आपको ये जो है रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि वो डिफेंड करना है वहाँ पे। मतलब अगर सर्विस की ज़रूरत है आपकी तो आपको वहाँ पर जाकर जो है अपना जो है सर्विस देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इसमें ये केवल एक मॉरल गाइडेंस है, इस पर कोई लॉ नहीं है, तो मैं वो लॉ पढ़ाऊँगा भी नहीं, जो है नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे, ठीक है। तो जब भी आपको बुलाया जाए भारत देश की रक्षा के लिए तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये आपकी एक ड्यूटी है, और इसमें क्या गलत है? हर व्यक्ति को अपने देश के लिए काम आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है? प्रमोट हार्मोनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो आपको जो है हार्मोनी को प्रमोट करना है और ब्रदरहुड को, क्योंकि भाईचारा बहुत ज़रूरी है। और किसके बीच में ये करना है? ब्रदरहुड और हार्मोनी, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन है, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, रीजनल डाइवर्सिटी है। तो जो भी जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको जो है
उनके अंदर हार्मोनी और ब्रदरहुड लाना है। अगर आप इनमें एनमिटी पैदा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको जो है मिलजुल कर एज अ भाई रहना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है ई में ये भी लिखा हुआ है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो डेरोगेटरी हो टू वुमेन डिग्निटी। वुमेन के डिग्निटी के कोई जो है डेरोगेटरी नहीं काम करना चाहिए। और अगर इस तरह काम कर रहे हैं तुरंत त्याग दीजिए। त्याग देने रिनाउंस यहाँ नहीं लिख पाएंगे, रिनाउंस यहाँ लिख देते हैं। रिनाउंस मतलब त्याग कर देना, ठीक है। तो आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे, पढ़ते रहेंगे लॉ तो, ठीक है। तो इसमें लॉ कौन से हैं, ये भी आईपीसी में डील होगा। लॉ क्या है? लॉ है आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है, 1860। तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है 153A। अगर आप जो है किसी रिलीजन के अंडर में जो है एनमिटी पैदा करते हो दो रिलीजन के बीच में, तो ये सेक्शन लग जाता है, या एक से अधिक रिलीजन में। 295 भी डील करता है कि आप कुछ ऐसा जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब मैं आप आईपीसी पढ़ाऊँगा तो इनको जो है अच्छे से डिटेल में करूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ई, ठीक है, तो ये आपका हो गया ई। फिर क्या आया? फिर आया वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया डिफरेंट कल्चर के, अगर एंशियंट को ले लें तो बहुत हद तक हिंदूज प्रिवेल किए, फिर उसके बाद मिडिवल में जो है मुस्लिम्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग स्ट्रक्चर लोगों ने अलग अलग चीज़ें खड़ी की। और अगर जो है अभी देख लें मॉडर्न में, तो मॉडर्न में आप जानते ही हैं जो है पहले ब्रिटिशर्स और अब हम, तो जो भी हम लोगों ने फोर्ट्स वगैरह कुछ भी बनाया है तो उसको हम लोग कंजर्व करेंगे इसके थ्रू। तो भाई इसमें तो रेड निशान है नहीं, तो इसमें कोई लॉ नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो ये कंपोजिट कल्चर है हम लोगों का, तो हम लोग सबको वैल्यू देंगे और सबको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ताजमहल है, तो अगर जो है मुगल्स ने बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको वैल्यू और उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, हम प्रिजर्व करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के थ्रू जो है हमें बहुत सारा टूरिज्म मिलता है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या लिखा हुआ है? जी। तो जी में नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, इसमें 2 लॉज हैं, 2 या 3। एक तो आपका हो जाएगा वाइल्ड लाइफ, कौन से लॉ हैं? लॉ किसके हैं? जी के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट क्या है? 1980। और फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये सब लॉ हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉ जो हैं वो डील करते हैं प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसके भी लॉ हो गए। इसमें एक केस भी हुआ था, तो मैं लिखता नहीं वैसे ही बता देता हूँ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है कैरिकुलम जो भी पढ़ाई का है,
ठीक है, उसमें आप 1 घंटे हर वीक इन्वायरमेंट को ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट एज अ जो है सब्जेक्ट शामिल हुआ, वो भले ही लॉ हो, लॉ में भी इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, उसके अलावा डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हमें अभी भी साइंटिफिक टेम्पर बनाने की ज़रूरत है, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, कुछ भी होता है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर फॉलो करने लगते हैं किसी को। यहाँ देख लीजिए, हम लोग बॉलीवुड के लिए पागल रहते हैं, हीरो हीरोइंस के लिए, या क्रिकेटर्स के लिए पागल होते हैं, और जब इंडिया हार जाती है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है, जबकि हम ये नहीं समझते हैं कि गेम है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं कि एक फॉलोवर टाइप के लोग बन के रह गए हैं, जबकि हम लोगों को अब इंक्वायरी करना चाहिए कि भाई ये अगर ऐसा है, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो हमको पूछना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, क्यों नहीं उसमें रिफॉर्म हो रहा है। साइंटिफिक अप्रोच यही होती है, और जब आप साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जाओगे ना, तो ये देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भाई गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ है, जब वहाँ पर रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण काल, कभी आप पढ़ेंगे, जब मैं हिस्ट्री कभी अगर मैं लॉ कभी कवर कर पाया तो एक बार हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ ऐसा क्यों। हम लोग किसी से कम नहीं हैं, नासा में हमारे ही लोग जाकर काम कर रहे हैं, और जो भी उनकी जो तरक्की है उसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिफिक टैप पर ह्यूमनिज्म, या मतलब मानवता भी होनी चाहिए आदमी के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल जो है साइंटिफिक ही रहें, थोड़ा मानवता भी होनी चाहिए, सब लोगों के लिए मानवता दिखाएं, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसको हेल्प करें, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी एक इंक्वायरी ज़रूर करते रहें, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है तो आप जाकर उस सरकारी विभाग से वो जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और अगर वो रॉन्ग है तो उसको जाकर आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ, और आप जस्टिस पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो और ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी, ये सबके लिए है, किसी एक विशेष जो है स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एज्योर वायलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेफ गार्ड करना चाहिए। हम लोग जो है राइट्स वगैरह होते हैं तो हम लोग बसेस वगैरह जला देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग की ड्यूटी है कि उन चीज़ों को ना जलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उससे ट्रैवल करते हैं, प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल विरोध करना चाहिए, जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ हों उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वायलेंस किसी चीज़ का भी समाधान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए लिखा है वायलेंस नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको याद करने का भी तरीका बता दूंगा। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। हमें जो है हर जगह एक्सीलेंस को पाने का पूरा जो है प्रयास करना चाहिए। स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए हर एक सेक्टर में, हर एक स्फीयर में ग्रो करने का। ठीक है, तो इंडिया ऑटोमेटिकली जो है बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक इसमें नहीं लिखा है मैंने, और इसके लॉज, इसके भी लॉज आईपीसी में हैं वायलेंस वगैरह के, ये मैंने लिखा नहीं था। ये आई के लॉ हैं, आईपीसी लॉ रहेगा। और सेक्शंस कौन से डील होंगे? 302 है मर्डर आप देख सकते हैं, तो 302 के अंडर है वो। और भी हैं 326, 325, तो ये सारे ही हैं जो वायलेंस को करने से रोकते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं के क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा गया, के को देख लेते हैं, ये 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि सिटीजन्स की ड्यूटी है, ये मतलब सिटीजन्स पे लागू होते हैं। ये सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन पे लागू होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट सिटीजन और जो है कुछ जो है आर्टिकल्स जो है पीपल पे भी, मतलब कि बोथ सिटीजन एंड फॉरेन दोनों पे लागू होते हैं। तो के में क्या है? के में है
कि जो भी पेरेंट्स हैं, वो जो भी चाइल्ड है जो 6 से 14 ईयर्स तक का है, उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका के में है। अब इनको याद करने का तरीका, के में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बिल्कुल नया आया है, बाकी सबको याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे ए में तो चलिए अबाइड से याद आ जाएगा आपको। बी, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। तो इसमें किन लोगों के करने हैं? एक तो बापू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो बी से उनका भी नाम है, और फिर भगत सिंह, तो ठीक है, भगत सिंह, भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह। तो ये बी फॉर बापू, बी फॉर अंबेडकर, बी फॉर भगत सिंह। तो ये बी से हो जाएगा। चेरिश एंड फॉलो किसको करना है? इसको जो है इन लोगों के आइडियल्स को करना है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, मतलब सी में किसको करना है? सोवर्निटी को करना है, इंटीग्रिटी को करना है, यूनिटी की। लेकिन किसकी करना है? कंट्री। तो कंट्री, इसको आप कंट्री लिख लीजिए, कंट्री से आपको याद हो जाएगा। डिफेंड द कंट्री, डी, डी फॉर डिफेंड, बता चुके हैं। प्रमोट एंड हार्मनी, स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। तो इसमें मैंने बताया था किसके बीच में? रिलीजन। तो अगर रिलीजन वर्ड आप याद रखते हैं और इनमें एनमिटी नहीं होनी चाहिए, तो एनमिटी वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो ये याद हो जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच, ये एफ है। तो इसमें जो भी हैं फोर्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो किले वगैरह हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, तो इसलिए फोर्ट से, मतलब आप लोग याद तो ये करिएगा, लेकिन ये तरीका है याद रखने का, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। जी से ग्रीन हो जाएगा, इन्वायरमेंट में क्या है? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन से याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। एच से क्या हो जाएगा? मैं तो एच और एस को बराबर समझता हूँ, साइंटिफिक टेम्पर बोलता हूँ, लेकिन एच से ह्यूमनिज्म भी हो जाएगा। तो ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, इनको साथ में रखिएगा। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अगर याद रह जाए, हमको लग रहा है साइंटिफिक से ये दोनों चीज़ें भी याद रह जाएंगी। आई से क्या है? आई से बोलते हैं आई ऑन योर पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करो, उस पर नज़र खुद रखो, वरना आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी, आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो ये बात सुनते होंगे। और एडजोर वायलेंस, तो गांधी जी ने बोला एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वो पूरी दुनिया को ब्लाइंड बना देगी अगर आप एक आँख के बदले दूसरे की आँख लेते हैं, तो वो सबको ब्लाइंड कर देगी। तो उससे आपको वायलेंस याद, तो आई में आपको याद आ जाएगा। इसके अलावा टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, ये है जे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरीके का, ये जो है जस्टिस की बात कर रहा है, हर स्पेयर में बढ़ने की। उसके अलावा के तो आपको ध्यान में ही रहेगा। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये रही आज की क्लास, बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।